तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का है मैम? फिजिकल जी केमिस्ट्री का है जी। जी तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मैम। हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री। हाँ इसमें बैक टाइट्रेशन पे बहुत क्वेश्चन बना है। और पीएम इंडिकेटर या मेटालिक इंडिकेटर या मेटालोक्रोमिक इंडिकेटर इस नाम से बहुत पूछा जाता है सवाल, ठीक है। और मास्किंग डिमास्किंग एजेंट भी इसमें बहुत पूछे जाते हैं, जो मैंने पीछे की स्लाइड में आपको बताया है, ठीक है। जी थैंक यू मैम। आप लोग स्लाइड तैयार करते रहिएगा, क्योंकि मैंने ठाकुर वगैरह से सबसे बहुत छोटा करके इसे लिखा है। जी मैम। समझ में आया आज की क्लास आपको? जी मैम। मैं पूछूं कुछ आपसे? जी मैम। अच्छा तो आपने क्या समझा बैक टाइट्रेशन से? बैक टाइट्रेशन में क्या हो रहा था? बैक टाइट्रेशन में जो एडीटी होता है उसको हम मैग्नीज से रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। हेलो मैम। हाँ हाँ सुन रही हूँ मैं जी। और इसके बाद जो बचा हुआ ऐसे कि बैक टाइट्रेशन में क्या हुआ ना, ब्यूरेट से तो जो 15 ml आ रहा है आ ही रहा है, कौन? ईडीटी। जी मैम। कोनिकल फ्लास्क में एनालाइट उपस्थित है, बफर उपस्थित है, इंडिकेटर उपस्थित है। जी मैम। तो जब ऊपर से हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हमारी क्लास नंबर 6 है और किसी टॉपिक पे है, ये लास्ट जो हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में तो एक बार एक रफ फिर से बताते हो कि एसिड बेस टाइट्रेशन में तो क्या होता था, प्रोटॉन्स का शेयरिंग करके जो है एंड पॉइंट आता था और कलर चेंज होता था, और जिससे हम डिटेक्ट करते थे क्वांटिटी को। हाँ यहाँ पे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है, प्रोटॉन की शेयरिंग नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, और वो भी यहाँ देने वाला सिर्फ एक होता है, मतलब दोनों एटम से नहीं शेयरिंग होती है। रिलेटिव बॉन्ड बनते हैं ना, सिर्फ एक तरफ से इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो ये सब पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। अब देखिए जो इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो छूट गए थे, एक तो था ये मेटालिक इंडिकेटर या पीएम इंडिकेटर, ये बहुत पूछा जाता है हाँ क्वेश्चंस पी फॉर्म के हिसाब से, और अभी डिप्लोमा में आपके सिलेबस में है। तो कॉम्प्लेक्सो मेट्रिक, यहाँ पे एक्सक्यूज मी ये स्पेलिंग का एक मिस्टेक आ गया है, बस मैं इसको बाद में करेक्ट करूंगी। यहाँ पे ये जो है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक है ना, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक ई होगा यहाँ पे। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर्स जो होते हैं, इंडिकेटर्स आप समझते हैं सूचक जो कलर चेंज करते हैं, ठीक है, जो लिगेंड से या स्टैंडर्ड से रिएक्शन करके कलर देते हैं। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर वो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं, बहुत स्थायी होते हैं, ब्राइटली कलर्ड, बहुत तीखा तीव्र रंग होता है इनका, तीव्र रंग के ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मतलब जब ये बनेंगे, जैसे इंडिकेटर किससे रिएक्ट करता है, मेटल से, ठीक है, इंडिकेटर किससे रिएक्ट किया, मेटल से, तो एमआई बना, ठीक है, एम से मेटल, आई से इंडिकेटर। तो ये एमआई का जो, और ये एमआई कब बनते हैं, जब ऊपर का लिगेंड नीचे के सारे मेटल को एनालाइट को रिएक्शंस कर लेता है, या उसके आने से पहले मेटल जब उससे इंडिकेटर से जुड़ा हुआ रहता है, फिर लिगेंड इसको भगा के खुद जुड़ता है। तो एमआई जब तक जुड़ा रहता है, मेटल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ब्राइट कलर देते हैं। थोड़ा कंफ्यूज हो गए सिंपल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर नहीं जाते हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर स्टेबल होते हैं, स्थायी होते हैं। और दूसरी चीज, ये ब्राइट कलर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब गहरे रंग के कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। अगर ये मेटल से जुड़ते हैं तो मेटल से जुड़ के ये कलर देते हैं गहरे रंग का। और विद मोस्ट मेटल आयन, ज्यादातर मेटल आयन से ब्राइट कलर के कॉम्प्लेक्स पैदा करते हैं, देते हैं। दीज आर कॉल्ड मेटालोक्रोमिक इंडिकेटर। क्रोमिक मतलब कलर की वजह, इसलिए इन्हें मेटालोक्रोमिक इंडिकेटर कहते हैं, क्योंकि ये ब्राइट कलर देते हैं मेटल आयन के साथ जुड़ने के बाद। दूसरी चीज, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडिकेटर्स,
अब जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला इंडिकेटर है उसका नाम है इरिक्रोम ब्लैक टी। क्या नाम है? इरिक्रोम ब्लैक टी, विच एक्ट एज ए ट्राइप्रोटिक एसिड। ट्राइप्रोटिक एसिड मतलब उसमें 3 प्रोटॉन है, देखिए S3 इंडिकेटर। ट्राइप्रोटिक मतलब 3 हाइड्रोजन है एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज S3 इंडिकेटर 2-। ये इसका फार्मूला है किसका? मेटालिक इंडिकेटर या PM इंडिकेटर का। ठीक है, फिर नीचे देखिए, उसके बाद जो है उसके बाद यहाँ पे आप देखिए अगर तो दिस इंडिकेटर डिसोसिएट्स इन 3 स्टेजेस। अब ये S3 इंडिकेटर जब टूटता है ना, टूटता है क्यों टूटता है? मेटल से जुड़ने के लिए। तो ये 3 स्टेज में टूटता है। S2 इंडिकेटर रेड, HI इंडिकेटर 2- और इंडिकेटर 3-। मतलब जैसे जैसे हाइड्रोजन जाएगा, पहले 3 हाइड्रोजन थे तो यहाँ पे देखो, यहाँ स्टार्टिंग क्या है? 3 हाइड्रोजन इंडिकेटर 2-। जब 2 हाइड्रोजन बचे तो यहाँ -1 हुआ। फिर जब यहाँ पे क्या कहते हैं, सिर्फ 1 हाइड्रोजन बचा तो यहाँ -2 हो गए, और जब यहाँ 1 भी नहीं बचा तो यहाँ -3 हो गए। तो आयन से मतलब है इंडिकेटर का, प्रोटॉन गायब होने के हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव आवेश बढ़ा, चार्ज बढ़ा। तो आप ये देखिए, अगर S2 इंडिकेटर है तो वो रेड कलर का है, HI इंडिकेटर है तो वो ब्लू कलर का है, और अगर इंडिकेटर 3- है तो वो ऑरेंज कलर का है। तो ये क्या है कि मेटालिक इंडिकेटर इस रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म क्या होती है। अभी तक तो हमने सिर्फ इंट्रो पढ़ा मेटालिक इंडिकेटर का, अब हम मैकेनिज्म पे आते हैं। टाइट्रेशन ऑफ जिंक। जिंक क्या है? एक धातु है, मेटल है। हाँ, इस Zn2+ का टाइट्रेशन किसके साथ हुआ? Na2S2I। मुझे समझ में आना चाहिए कि आपको पता है कि ये किसे कहते हैं। EDTA का ये फार्मूला है, ठीक है, Na2S2I। इसको हम क्या कहते हैं इस फॉर्म में भी, क्योंकि ये इसका साल्ट है EDTA का, इस फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। तो जब जिंक की टाइट्रेशन ये सोडियम साल्ट ऑफ EDTA से होती है, और किस कंडीशन में? अमोनिया अमोनियम आयन बफर के कंडीशन में, मतलब उसमें ये ऐड है ये बफर। ठीक है, मतलब जिंक कोनिकल फ्लास्क में है, EDTA सोडियम साल्ट ऑफ EDTA जो है ब्यूरेट में है, और उस कोनिकल फ्लास्क में बफर भी मिला हुआ है अमोनिया अमोनियम नाम का, और साथ ही में उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर भी है। किसमें? ये सब कोनिकल फ्लास्क में है। ठीक, तो अब जब प्रायर टू इक्विवेलेंस पॉइंट, मतलब प्रायर माने पहले, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है? जब लीगेंड का मॉलिक्यूल मेटल के मॉलिक्यूल के इक्वल हो जाता है ना, वो दशा। तो इक्विवेलेंस पॉइंट आने के पहले, मतलब जितने नीचे मेटल उपस्थित थे कोनिकल फ्लास्क में, वो अभी पूरी तरह से ऊपर से आने वाले लिगेंड के साथ इक्वल नहीं हो पाए हैं। तो इसलिए प्रायर टू इक्विवेलेंस पॉइंट सोल्यूशन का जो रंग होगा, ठीक है, जब तक पूरा लिगेंड आके उसे ऑक्यूपाई नहीं कर लेगा नीचे के मेटल को, तब तक इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा नहीं। इक्विवेलेंस पॉइंट तो बराबरी हो ना लिगेंड और मेटल आयन की। तो अभी लिगेंड और मेटल आयन बराबर में नहीं आए हैं, अभी ये प्रायर बात हो रही है कि उनके इक्विवेलेंस से पहले की बात हो रही है। किसकी? लिगेंड और मेटल की, सोल्यूशन की। ठीक है, तब तक उसका जो कलर होगा रेड कलर होगा। क्यों होगा? जिंक इरिक्रोम ब्लैक टी कॉम्प्लेक्स की वजह से, क्योंकि जिंक जो पहले से कोनिकल फ्लास्क में धातु उपस्थित है, और इंडिकेटर कौन? इरिक्रोम ब्लैक टी। तो इन दोनों के आपस में साझा करने से जानते हैं क्या होता है? ये रेड वाइन कलर आ जाता है। ठीक है, तो ये तब तक रेड वाइन कलर रहेगा जब तक इस मेटल को पूरी तरह से ऊपर से आने वाला EDTA ऑक्यूपाई नहीं कर लेगा, उससे बॉन्ड नहीं बना लेगा। क्या रिएक्शन दिखा रहे हैं कि जिंक इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। ठीक है, जिंक इंडिकेटर का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, और यहाँ पे जिंक इंडिकेटर का रिएक्शन किससे हो रहा है? देखिए यहाँ पे ये S2I2- से क्या समझ रहे हैं? EDTA। ठीक है, EDTA से इसका रिएक्शन हो रहा है। तो अब यहाँ रिएक्शन में आप देखना है, Zn जो है Y2 के पास चला जा रहा है, उसके साथ बॉन्ड बना ले रहा है। ठीक है, ये जिंक और अब EDTA का वो बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया, जिंक और EDTA का कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये H आयन फ्री हो गया भाई, एक H आयन फ्री हुआ, वो इंडिकेटर से जाके जुड़ गया, क्योंकि इंडिकेटर माइनस था ना, तो उससे दूसरा H आयन जुड़ गया और एक H आयन फ्री होके घूम रहा है। अभी तक जब तक जिंक और इंडिकेटर का
साझा हो रहा था तो रेड कलर था उस कॉनिकल फ्लास्क का, लेकिन जैसे ही जिंक इक्विवेलेंस पॉइंट बना दिया किसके साथ, ईडीटीए के साथ, ठीक है, ये ईडीटीए के साथ, तो वैसे ही वो इसका साथ छोड़ के इंडिकेटर का ईडीटीए का साथ पकड़ लेगा और आपको कौन सा कलर देगा, ब्लू। और जैसे ही ब्लू कलर आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, एंड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और वहीं पे आप बंद कर देते हैं टाइट्रेशन को, ठीक है, और क्वांटिफाई कर लेते हैं जो भी अमाउंट होता है जिंक का, तब जो हम क्या कहते हैं ईडीटीए की मात्रा से जिंक के अमाउंट को ज्ञात कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं। द चेंज ऑफ कलर फ्रॉम वाइन रेड टू ब्लू गिव्स द एंड पॉइंट व्हेन जिंक टाइट्रेटेड विद ईडीटीए, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब आया डायरेक्ट टाइट्रेशन। डायरेक्ट टाइट्रेशन से समझते हो, ये कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जो होते हैं उनके कई प्रकार होते हैं, पीछे भी मैंने ये बताया था, आज मैं इसे एक एक करके समझा रही हूँ, ठीक है। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का टाइप है ये, क्या है ये, टाइप है, कौन, डायरेक्ट टाइट्रेशन। तो डायरेक्ट टाइट्रेशन में देखिए क्या होता है, सबसे पहले वे करते हैं, वे माने तौलते हैं, अमाउंट मतलब मात्रा की, किसकी मात्रा, एनालाइट, जिसकी क्या कहते हैं, हमें क्वांटिटी एस्टिमेट करनी है, कॉन्सेंट्रेशन पता करना है, ठीक है। 2 ग्राम में कितना कॉन्सेंट्रेशन है, कितना मोलर का वो बन रहा है, नॉर्मलिटी का बन रहा है, ये चीज हमें पता करनी है, ठीक है। तो वे किया किसे, एक पाउडर को, और उस पाउडर में कितने मेटल आयन हैं वो हमें ज्ञात करना है। तो मेटल आयन कैसे ज्ञात करेंगे, जितना मेटल आयन लिगेंड के साथ ईडीटीए के साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा उन कॉम्प्लेक्सेस को गिन के हम मेटल आयन की संख्या ज्ञात करेंगे। तो हमें एनालाइट के पाउडर को पहले तौलना है, फिर उसमें ऐड, प्लस का साइन है ये, ऐड करना है सुटेबल बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन जरूर डालना पड़ता है पीएच को मेंटेन करने के लिए। फिर उसमें ऐड करते हैं फ्यू ड्रॉप, कुछ बूंदे इंडिकेटर की। इतना पहले काम कर लेते हैं डायरेक्ट टाइट्रेशन में, टाइट्रेशन करने की एक विधि है डायरेक्ट टाइट्रेशन। फिर क्या करते हैं, देन कंटेंट्स ऑफ कोनिकल फ्लास्क, ये सब चीजें कहाँ उपस्थित थी, अमाउंट ऑफ एनालाइट, बफर और ये इंडिकेटर कोनिकल फ्लास्क में उपस्थित थी, ठीक है। तो देन कंटेंट ऑफ कोनिकल फ्लास्क, अब ये सारी चीजों को टाइट्रेट किया जा रहा है, मतलब ऊपर से ब्यूरेट से ईडीटीए डाला जा रहा है टिल द पॉइंट सोन बाई कलर चेंज, तब तक डाला जा रहा है जब तक कि कलर चेंज ना हो जाए, रेड से ब्लू ना हो जाए, है ना, एंड पॉइंट जब तक ना आ जाए, पीछे हम पढ़ेंगे। अब ये तो एक हो गया क्योंकि इसमें एनालाइट है, इसी तरह का एक और टाइट्रेशन की असेंबली लगानी है, क्या करना है, लेकिन उसमें देखिए अब उसे कहेंगे ब्लैंक टाइट्रेशन। क्यों ब्लैंक कहेंगे, क्योंकि उसके कोनिकल फ्लास्क में एनालाइट के सिवाय सब कुछ होगा, एनालाइट नहीं होगा, बफर भी होगा, इंडिकेटर भी होगा, लेकिन एनालाइट नहीं होगा। ब्लैंक टाइट्रेशन इज कैरीड आउट ओमिटिंग, ओमिटिंग माने हटाना होता है, ओमिटिंग माने क्या होता है बच्चों, किसी चीज को गायब कर देना, ओमिट माने हटा देना, गायब कर देना, किसे ओमिट कर देना, सब्सटेंस को, जिसे कि ज्ञात करना है, मतलब एनालाइट इसमें नहीं है, अब्सेंस ऑफ एनालाइट है, बट सुटेबल बफर भी है, फ्यू ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर भी है। तो अब देखना है, क्योंकि अब ऊपर से आने वाला लिगेंड किससे रिएक्शन करेगा, इंडिकेटर से करेगा, क्योंकि मेटल तो है नहीं उसमें। तो अब देखना है कि वॉल्यूम ऑफ ईडीटीएस कंज्यूम्ड इन ब्लैंक टाइट्रेशन इज सब्सट्रैक्टेड, सब्सट्रैक्ट माने घटाई जाएगी, फ्रॉम द ओरिजिनल टाइट्रेशन विद सैंपल दैट बी एस्टिमेटेड। तो इस वाले से जिसमें एनालाइट था, एनालाइट वाले टाइट्रेशन के अमाउंट को ब्लैंक वाले टाइट्रेशन के अमाउंट से घटा देंगे तो हमें सैंपल की मात्रा पता चल जाएगी, इसे कहते हैं डायरेक्ट एस्टिमेशन। अब देखिए, सॉरी, हाँ, अब आया बैक टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। वैसे तो आपके 4 टाइप के हैं टाइट्रेशन कॉम्प्लेक्सोमेट्री के, एक तो डायरेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट, एक सेकेंड, डायरेक्ट है पहला कॉम्प्लेक्सोमेट्री का। दूसरा जानते हैं क्या है, दूसरा है आपका ये यही बैक वाला, बैक टाइट्रेशन। तीसरा कौन सा है, एल्कलीमेट्री या रिप्लेसमेंट, एल्कलीमेट्री और रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन, ये इतने हैं आपके टाइट्रेशन। तो जिसमें एल्कलीमेट्री और रिप्लेसमेंट मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बैक टाइट्रेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आएगा अगर उन्होंने पूछा। और नहीं तो आप इन चारों का नाम देके अगर उन्होंने पूछा कि टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्री बताओ,
वैसे पूछेंगे नहीं, तो आप सिर्फ ये नाम लिखेंगे कि ये इतने टाइप के होते हैं। एक्सप्लेन आप डायरेक्ट को और बैक टाइट्रेशन को कर देंगे, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस देने हैं आपको, कम से कम में ज्यादा से ज्यादा आपके लिए आसानी हो सके और पास हो सके, उस तरह का मैटर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे बैक टाइट्रेशन में क्या होता है। मैं एक बार इसे जरा समझाने की प्रयास कर रही हूँ फिर से। ये मैं पिछली क्लास में समझा चुकी हूँ। इन अ बीकर, एक बीकर लेंगे, उसमें मैग्नीज डालेंगे, ठीक है, और मैग्नीज की क्वांटिटी जो कि हमें नहीं पता है, ठीक है, मैग्नीज डालेंगे जिसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता है, जिसकी क्वांटिटी हमें टाइट्रेशन से एस्टिमेट करनी है, उसे डाला बीकर में। साथ ही साथ उसमें स्टैंडर्ड ईडीटीए की क्वांटिटी भी डाली गई, टाइट्रेंट की। स्टैंडर्ड क्यों कहा गया? क्योंकि हमें इसकी क्वांटिटी पता है। फिर उसके बाद एरो देके इसी चीज को क्या करना है, इस कोनिकल फ्लास्क का जो है पीएच जो है मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करना है? मरकरी एटमॉस्फेयर बना के उसे स्टेबलाइज करके, मतलब पीएच मेंटेन किया अलग और स्टेबलाइज किया उस माहौल को मरकरी एटमॉस्फेयर देके। क्योंकि ऐसे एमएन जो होता है ना, मैग्नीज ईडीटीए से रिएक्शन नहीं करता है, अगर करता भी है तो मैग्नीज डाइहाइड्रोक्साइड बनाता है, MnOH का होल ट्वाइस बनाता है। क्या बनाता है? MnOH का होल ट्वाइस बनाता है, जिससे कि जो है ना मात्रा मैग्नीज की क्लियर वे नहीं करी जा पाती है, कैलकुलेट नहीं करी जा सकती है। इसलिए ये बनना गलत है, ये नहीं बनना चाहिए। हमें एमएन का कॉम्प्लेक्स ही चाहिए, हाइड्रोक्साइड फॉर्म में नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम उसे अलग से बीकर में लेते हैं और बीकर में पीएच भी मेंटेन करते हैं और मरकरी एटमॉस्फेयर देके स्टेबलाइज करते हैं, जिससे वो कॉम्प्लेक्स बनाए, ना कि हाइड्रोक्साइड फॉर्म बनाए। फिर उसके बाद अब इस चीज को देन द रिएक्शन अकर बिटवीन मैग्नीज एंड ईडीटीए। अब हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा मैग्नीज और ईडीटीए का, ठीक है। तो अब कॉम्प्लेक्स तो बन गया मैग्नीज ईडीटीए का कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स बन गया मैग्नीज का और ईडीटीए के साथ, लेकिन मैग्नीज का अमाउंट अभी तक भी निकल नहीं पाया। तो इस दशा में क्या होगा कि लेकिन एक्सेस अमाउंट ऑफ ईडीटीए अभी भी बचा है, क्योंकि जब इसमें डाला गया ना ईडीटीए, वो एक्स्ट्रा डाला गया। जैसे मान लो 15 ml की जरूरत थी, 20 ml डाल दिया गया, तो 15 तो जाके उससे जुड़ गया मैग्नीज से, लेकिन 5 बचा है। तो जो 5 बचा है ईडीटीए, लेफ्ट ईडीटीए है, इस लेफ्ट ईडीटीए को फिर टाइट्रेशन कराएंगे। किससे? सेकंड टाइट्रेशन अभी किसकी हो रही है? ईडीटीए का टाइट्रेशन हो रहा है, बचे हुए ईडीटीए का। मतलब अब ईडीटीए कोनिकल फ्लास्क में है। कहाँ है? कोनिकल फ्लास्क में है, और इसको ऊपर से ब्यूरेट से एक दूसरा टाइट्रेंट देते हैं, क्या नाम है उसका? जिंक। उसमें गिराते हैं बूंद बूंद करके। पहले तो ऊपर से ईडीटीए गिरा तो उसने सब एमएन से जाके बॉन्ड बना लिया, तो एमएन जितना था उतना ही तो बॉन्ड बनाएगा ना। तो बचा हुआ ईडीटीए अभी भी कोनिकल फ्लास्क में बचा हुआ है, तो इस ईडीटीए का टाइट्रेशन फिर से एक दूसरे टाइट्रेंट, सेकंड टाइट्रेंट से कराया गया, जिंक से, ब्यूरेट से जिंक गिराया गया। तो जिंक जब ऊपर से आया तो जिंक ने ईडीटीए से कॉम्प्लेक्स बनाया। और वो जो जिंक डाला जा रहा है, क्योंकि वो टाइट्रेंट है, टाइट्रेंट वही होता है जिसकी क्वांटिटी नोन होती है। टाइट्रेंट वही होता है जिसकी क्वांटिटी नोन होती है। तो अगर हमें जिंक की क्वांटिटी पता है, तो जितना जिंक का क्वांटिटी होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स बनेगा ईडीटीए से। तो जिंक की मात्रा से हम बचे हुए ईडीटीए की मात्रा तो जान जाएंगे। मान लो बचे हुआ ईडीटीए 30% है, तो हम शुरुआत में तो 100% डाले थे, 100% ईडीटीए डाले थे शुरुआत में। जब वो 100% ईडीटीए डाले थे शुरुआत में, जो वो जाके 70% एमएन से जाके बाइंड हो गया था, तो बचा हुआ 30 जो है वो जिंक से बाइंड हुआ। तो जिंक की क्वांटिटी हमें पता थी कि 30% जिंक है, तो 30% जिंक है तो 30% तो ईडीटीए होगा बचा हुआ, क्योंकि उतने से ही वो बाइंड हुआ है। तो जिंक की मात्रा से ईडीटीए की मात्रा पता चली, इसीलिए इसे बैक टाइट्रेशन कहते हैं। तो अब इस बचे हुए ईडीटीए की मात्रा को सबसे शुरुआत की ईडीटीए मात्रा से घटा देते हैं। द रिमेनिंग ईडीटीए अमाउंट यूज्ड बाय जिंक नोन अमाउंट, जो बचा हुआ जिंक क्या कहते हैं ईडीटीए का अमाउंट था जो जिंक के द्वारा यूज किया जाता है, जिंक के नोन अमाउंट के द्वारा, वो बराबर होते हैं आपस में। तो इसलिए एंड आर कौन रिमेनिंग ईडीटीए सब्सट्रैक्ट किए जाएंगे, घटाए जाएंगे। किससे घटाए जाएंगे? प्रीवियस अमाउंट ऑफ ईडीटीए से घटाए जाएंगे, जो कि ब्यूरेट में सबसे शुरुआत में भरा गया था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक बार क्या कहते हैं
बचे हुए EDTA के कॉम्प्लेक्स के द्वारा हमें EDTA की मात्रा, बचे हुए EDTA की मात्रा पता चली और उस बचे हुए EDTA की मात्रा को सबसे शुरुआत की EDTA मात्रा से घटा के हमें बचे हुए रिमेनिंग EDTA की मात्रा पता चलेगी और रिमेनिंग EDTA की मात्रा पता चलेगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि इतने EDTA से इतना मैग्नीज जुड़ा था। रिमेनिंग EDTA की मात्रा क्यों जरूरी है, मतलब सबसे क्यों, जो बचा हुआ लेफ्ट EDTA है वो हमें सब क्वांटिटी बताएगा कि कितना EDTA मैग्नीज के साथ जुड़ा है ना। यहाँ पे जो बचा हुआ EDTA था जिंक से बनाया, जिंक से बॉन्ड बनाने से क्या हुआ कि मान लो 30% जिंक से बॉन्ड बनाया तो 30%, तो यहाँ पे हमें EDTA मिला 30% EDTA, तो शुरुआत में 100 डाले थे, मतलब 70% जो बचा था वही भाग के मैग्नीज से बॉन्डिंग किया था, समझे। तो ये एक तरह से आप लोग ये चीज समझ गए होंगे जहां तक मेरे हिसाब से। अब यदि आपको कोई प्रश्न करना है, ठीक है, अगर यदि आपको कोई प्रश्न करना है इससे संबंधित तो आप कर सकते हैं। फिर से इसको समझ लीजिए, इसमें यहाँ पे यही हो रहा है। मैं करंट स्लाइड को फिर से आपको दिखा रही हूँ, एक सेकेंड, स्लाइड शो, करंट स्लाइड देखिए। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो रहा है, सबसे शुरुआत में 100%, ठीक है, 100% नहीं, यहाँ पे लिखते हैं 100 ml मान लो, ठीक है, सबसे पहले 100 ml जो है EDTA डाला गया। यहाँ पे देखिए 100 ml EDTA ब्यूरेट से नीचे आया, MN यहाँ उसको मिला, ठीक है, और अब MN ने EDTA से Y2 से, ठीक है, Y2 से रिएक्शन कर लिया, ठीक है, Y2 मतलब EDTA रिएक्शन कर लिया, लेकिन अभी भी ये जो कॉम्प्लेक्स बना है तो कितना मैग्नीज है ये हमें पता नहीं चल पाया, लेकिन हमें एक चीज पता है कि ये 100 ml था EDTA। लेकिन जब हम ये EDTA डाले थे ना 100 ml, वो एक्सेस था, कितना था एक्सेस, मतलब कुछ ज्यादा ही अलग से डाल रहे हैं कि जितना जो है MN से जुड़ जाए बाकी बच भी जाए। तो जो बचा हुआ रिमेनिंग EDTA है, जो रिमेनिंग EDTA है, मतलब समझ लो ब्यूरेट से तो जो आ रहा है, हम कोनिकल फ्लास्क में रिएक्शन होने के बाद अलग से EDTA ऐड किए हैं। तो जो एक्सेस EDTA है, रिमेनिंग नहीं यहाँ पे लिखेंगे, एक्सेस EDTA जो हम अलग से ऐड किए हैं, एक्सेस EDTA कॉम्प्लेक्स बनने के बाद, क्योंकि अभी भी हमें MN पता नहीं चला, एक्सेस EDTA ऐड किए। इस एक्सेस EDTA को जो अभी उसमें कोनिकल फ्लास्क में है, ठीक है, उसको फिर से सेकेंड टाइट्रेंट मतलब जिंक से, जिंक क्या है, एक धातु है, रिएक्शन कराते हैं, टाइट्रेट कराते हैं, ठीक है, जिंक से टाइट्रेट कराते हैं, ठीक। तो जिंक जो हम डाले थे 30 ml डाले थे, तो 30 ml जिंक से ये एक्सेस जो है जाके बाइंड हो गया। तो अब जितना बाइंड हुआ होगा वो टाइट्रेशन में क्वांटिटी निकल आती है, तो इस 30 ml EDTA को शुरुआत के 100 ml से घटा देंगे EDTA से, तो 70 ml बचा, तो 70 ml ही तो बचा हुआ है जो मैग्नीज से बाइंड हुआ होगा। तो EDTA की मात्रा से मैग्नीज की मात्रा प्राप्त हुई, मतलब स्टैंडर्ड की मात्रा से एनालाइट की मात्रा प्राप्त हो गई है, ठीक है। तो इस वजह से इसे बैक टाइट्रेशन कहते हैं। तो आप ऐसे ही इन्हें याद कर लीजिएगा कि बीकर में मैग्नीज लिया जिसकी क्वांटिटी नहीं पता है, स्टैंडर्ड लिया जिसकी क्वांटिटी पता है, और उस बीकर का पीएच सही किया गया, मेंटेन किया गया, मरकरी एटमॉस्फेयर बनाया गया, फिर उसमें जो है रिएक्शन कराई गई EDTA से, तो MN और EDTA का कॉम्प्लेक्स बन गया, लेकिन मैग्नीज का अमाउंट नहीं पता चला, लेकिन एक्सेस अमाउंट ऑफ EDTA अभी भी बचा हुआ है, जिसको सेकंड टाइट्रेंट जिंक से टाइट्रेट कराते हैं उसके, और ऑन द बेसिस ऑफ जिंक क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स विद EDTA the remaining EDTA amount used by zinc known amount is equal to the subtracted from the previous amount of EDTA till the burette before the starting the reaction, ठीक है।
तो ये आपका जो है बैक टाइट्रेशन है, जहां तक आप समझ गए होंगे। बाकी मैं एक बार स्मॉल पीडीएफ जो हमारी थी, जो लास्ट टाइम थी, मैं उसको फिर से यहाँ पे शो करना चाहूंगी कि जिससे आप समझ सकें। ठीक है, इसमें मैंने सारे समझाए थे, लेकिन यहाँ पे अभी क्योंकि हम बैक टाइट्रेशन ही समझ रहे हैं, पीछे ये भी था, देखिए डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। डायरेक्ट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में ये सिंपल स्टैंडर्ड आया, टाइट्रेंट आया, और वो टाइट्रेंट जो है क्या कर रहा है, टाइट्रेंट यहां से आ रहा है, ठीक है, टाइट्रेंट आ रहा है नीचे, और किसमें, किसके पास जा रहा है, इस कोनिकल फ्लास्क के पास, और रिएक्शन हो रही है। कोनिकल फ्लास्क में क्या है, एनालाइट है, ठीक है, तो कलर चेंज मिल जा रहा है। तो ये डायरेक्ट है, मतलब जिसमें कोई और एक्स्ट्रा मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है। और जो मैंने वैसे भी समझाया था कि एक ऐसा कोनिकल फ्लास्क जिसमें एनालाइट उपस्थित है, एक ऐसा कोनिकल फ्लास्क जिसमें एनालाइट नहीं उपस्थित है, इन दोनों में कितना ईडीटीए यूज हुआ, इसके ईडीटीए अमाउंट से ब्लैंक के ईडीटीए अमाउंट को घटा के आपको डायरेक्ट मिल जाता है, यदि आया तो। लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाता है ब्लैंक टाइट्रेशन पूछा जाता है, मतलब सॉरी बैक टाइट्रेशन पूछा जाता है। बैक टाइट्रेशन में देखिए क्या होता है कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, जैसे कि मैग्नीज है, ये डायरेक्टली कभी भी रिएक्ट नहीं कर पाती ईडीटीए से, ठीक है, इसका ये गुणधर्म है, तो ये इसे रिएक्ट नहीं कर पाती। तो लेकिन ये फैनी हाउ मैग्नीज रिएक्ट कर गई ईडीटीए से, तो बनाती क्या है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती, हाइड्रोक्साइड बनाती है, मैग्नीज डाइहाइड्रोक्साइड, जिससे कि जो रिजल्ट होगा वो एस्टिमेट नहीं हो पाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो अब जो है हमें इसको समझना पूरे डिटेल में कि कैसे, जो मैंने वहां पे आपको पीपीटी में लिख के दिया है वो यहाँ पे ऐसे मैंने रिटन हैंड रिटन लिखा है। तो देखिए इन बीकर में सबसे पहले आपको मैग्नीज लेना है, जिसकी क्वांटिटी नहीं पता है, फिर उसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी नोन जो है वो ऐड करनी है, वो भी उसमें मिक्स करनी है, फिर पीएच मेंटेन करना है, फिर मरकरी के मदद से एटमॉस्फेयर जो है स्टेबलाइज करना है, फिर रिएक्शन एमएन और ईडीटीए के बीच में होगी। रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। किसका कॉम्प्लेक्स बनेगा, मैग्नीज और ईडीटीए का, लेकिन क्वांटिटी अभी भी, बट मैग्नीज अमाउंट नॉट क्वांटिफाई, अभी तक नहीं पता चला मैग्नीज का अमाउंट, बट एक्सेस ईडीटीए अमाउंट ऑफ ईडीटीए लेफ्ट, लेकिन जो ज्यादा ईडीटीए था वो अभी भी बचा हुआ है कोनिकल फ्लास्क में। डायट ईडीटीए, उस ईडीटीए का रिएक्शन जिंक से करा देते हैं, फिर ऑन द बेसिस ऑफ जिंक क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स विद ईडीटीए वी एस्टिमेट द लेफ्ट ईडीटीए अमाउंट। तो अब हमें जिंक की क्वांटिटी कितना, जिंक से कितना जो है ईडीटीए जुड़ा, तो जिंक की मात्रा तो हमें पता थी, जितने मात्रा जिंक की होगी उतना ही तो ईडीटीए जुड़ेगा, तो उतने ईडीटीए के अमाउंट को प्रीवियस अमाउंट से सब्सट्रैक्ट करके हमें अमाउंट पता चल जाएगा ईडीटीए का, और ईडीटीए का अमाउंट अगर पता चलेगा तो हमें क्या होगा, ईडीटीए का अमाउंट पता चलेगा तो मैग्नीज का अमाउंट अपने आप पता चल जाएगा, प्रीवियस मैग्नीज का, जो मैग्नीज से जाके बाउंड हुआ था ईडीटीए, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन है, जिसकी आपको जरूरत नहीं है, मैं फिर भी एक बार यहाँ पे कर देती हूँ कि रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन में सिंपली ये होता है कि एक बीकर लेते हैं, बीकर में नोन अमाउंट ऑफ ईडीटीए मिलाते हैं और मैग्नीशियम मिलाते हैं, कॉम्प्लेक्स मैग्नीशियम और ईडीटीए का बन जाता है। मैग्नीशियम धातु है, ईडीटीए लिगैंड स्टैंडर्ड है, जिसकी मात्रा पता होती है। लेकिन क्या होता है, मैग्नीशियम तो यहाँ पे सिर्फ एक बकरा है, मैग्नीशियम की धातु में नहीं पता करनी, हमें अमाउंट पता करना था मैग्नीज का, लेकिन मैग्नीज ईडीटीए से डायरेक्ट बाउंड नहीं हो सकता है। तो क्या हुआ कि अब इसमें मैग्नीज ऐड किया गया, तो जब मैग्नीज ऐड हुआ तो उसने बॉन्ड ब्रेक कर दिया। किसका बॉन्ड ब्रेक कर दिया, बिटवीन मैग्नीशियम और ईडीटीए के बीच में, एमजी और ईडीटीए का। तो देन क्वांटिफाई ऑफ मैग्नीशियम फ्री, तो फिर अब जो है, क्योंकि मैग्नीशियम और ईडीटीए का लिंक जो है इसने तोड़ दिया मैग्नीज में, तो कितना फ्री मैग्नीशियम बचा, कितना फ्री मैग्नीशियम बचा, ठीक है, जितना फ्री मैग्नीशियम होगा उतना ही मैग्नीज ईडीटीए से जुड़ा होगा। स्वतंत्र मैग्नीशियम की मात्रा से हम जुड़े हुए मैग्नीज की मात्रा पता कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैग्नीज की हम ऐसे साधारण रूप से नहीं पता कर सकते थे, तो हमने पहले ईडीटीए को मैग्नीशियम से बाउंड रिएक्शन कराया, क्योंकि लेकिन मैग्नीशियम एक
क्या कहते हैं, वीक बॉन्ड बनाता है और मैग्नीज ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, तो ये तेजी से इसको भगाता है और खुद इससे जुड़ता है। तो अब बेचारा मैग्नीशियम तो इससे दूर हो गया ना, फ्री होके कोनिकल फ्लास्क में घूम रहा है। तो मैग्नीशियम की मात्रा, जितना फ्री मैग्नीशियम है, क्योंकि मैग्नीज ने उसे तोड़ा था, तो जितना फ्री मैग्नीशियम मतलब उतना ही मैग्नीज जो है ईडीटीएस जुड़ा। तो इस प्रकार से हमें मैग्नीज की मात्रा पता चल जाती है। तो ये होता है आपका रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। ठीक है, उसके बाद आता है इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, जिसे हम एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन भी कहते हैं। ये एनायंस के लिए होता है। इसमें देखिए होता है कुछ हैवी मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं EDTA से डायरेक्टली। इफ हैवी मेटल रिएक्ट्स विद EDTA, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन अकर। हैवी मेटल डायरेक्टली EDTA से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर रिएक्ट किए तो EDTA को के हाइड्रोजन को तोड़ देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन उसमें से डिस्प्लेस हो जाता है, टूट जाता है। किसका हाइड्रोजन टूट जाता है? EDTA का। तो जितना डिस्प्लेस हुआ है प्रोटॉन, हाइड्रोजन, प्रोटॉन माने हाइड्रोजन, किससे? EDTA से। डिस्प्लेस्ड प्रोटॉन गिव्स द क्वांटिटी ऑफ EDTA रिएक्ट विद सैंपल। जितना प्रोटॉन EDTA से रिप्लेस हुआ होगा उतने ही प्रोटॉन की संख्या से हमें सैंपल की क्वांटिटी का अंदाजा, मात्रा पता चल जाएगी। ठीक है, सो रिएक्टेड क्वांटिटी ऑफ EDTA आल्सो गिव्स द क्वांटिटी ऑफ सैंपल ऑफ हैवी मेटल। तो ये आपके 4 तरीके थे। तो हमने सब पढ़ लिया कि EDTA क्या होता है। जो आपका इसमें क्वेश्चन बच्चों आएगा, जो आप फिर से मैं आपको एक बार के लिए बोल देती हूँ कि क्या क्या आप पढ़ें। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है कि चिलैट क्या होते हैं। ठीक है, चिलैट क्या होते हैं, EDTA क्या होता है, जो मैंने बताया है अपनी प्रीवियस स्लाइड में। EDTA चिलैट एक ही चीज है। कॉम्प्लेक्सोमेट्री की जो डेफिनेशन है, ठीक है, टाइट्रेशन की, ये बताना है। PM या मेटालिक इंडिकेटर के नाम से पूछ सकता है। ठीक है, इंडिकेटर पूछ सकता है, जो मैंने आज बताया आपको। टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन पूछ सकता है। टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन किसकी? कॉम्प्लेक्सोमेट्री के। या ऐसे सीधे नाम देके पूछेगा, बैक टाइट्रेशन के बारे में लिखिए। ठीक है, या पूछेगा क्या कहते हैं, डायरेक्ट टाइट्रेशन के बारे में लिखिए, या रिप्लेसमेंट या अल्कली, ऐसे करके आपसे ये पूछेगा। तो जहां तक मेरे हिसाब से मैंने आपको कॉम्प्लेक्सोमेट्री आज डन कर दिया है, आपको इसमें अब कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैम 2021 में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सिलेबस चेंज है क्या? अब आप लोग मुझसे कोई प्रश्न कर सकते हैं, आप लोग हैंड रेज करिए, क्योंकि मेरा टॉपिक डन हो गया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो। आप लोग कुछ क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। प्रमोद कुमार जी। जी प्रमोद पूछें। चैप्टर है तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का है मैम? जी केमिस्ट्री का है जी। जी तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मैम? हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री। हाँ, इसमें बैक टाइट्रेशन पे बहुत क्वेश्चन बना है। और PM इंडिकेटर या मेटालिक इंडिकेटर या मेटालोक्रोमिक इंडिकेटर, इस नाम से बहुत पूछा जाता है सवाल। ठीक है, और मास्किंग डिमास्किंग एजेंट भी इसमें बहुत पूछे जाते हैं, जो मैंने पीछे की स्लाइड में आपको बताया है। ठीक है जी, थैंक यू मैम। आप लोग स्लाइड तैयार करते रहिएगा, क्योंकि मैंने ठाकुर वगैरह से सबसे बहुत छोटा करके इसे लिखा है। जी मैम। समझ में आया आज की क्लास आपको? जी मैम। मैं पूछूं कुछ आपसे? जी मैम। अच्छा, तो आपने क्या समझा बैक टाइट्रेशन से? बैक टाइट्रेशन में क्या हो रहा था? बैक टाइट्रेशन में जो ADTA होता है उसको हम मैग्नीज से रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। हेलो मैम। हाँ हाँ सुन रही हूँ मैं जी। और इसके बाद जो बचा हुआ, ऐसे कि बैक टाइट्रेशन में क्या हुआ ना, ब्यूरेट से तो जो 15 ml आ रहा ही रहा है। कौन? EDTA। जी मैम। कोनिकल फ्लास्क में
एनालाइट उपस्थित है, बफर उपस्थित है, इंडिकेटर उपस्थित है। जी मैम। तो जब ऊपर से पूरा 15 ml खाली हो जाएगा, जी मैम। किस मतलब पूरा खाली कर देंगे, किसमें, कोनिकल फ्लास्क में। जी मैम। हाँ, तो जी अब और कलर चेंज भी आ गया क्योंकि उसने उससे रिएक्शन किया, ठीक है। जी लेकिन मैम। अभी भी मैग्नीज की अमाउंट नहीं पता चल पाई है। तो अब हम क्या करते हैं, कोनिकल फ्लास्क में ऊपर से नहीं, डायरेक्ट बीकर की मदद से कोनिकल फ्लास्क में जो नीचे था उसमें जो है जी 5 ml और डाल देते हैं ईडीटीए। जी मैम। अब जो ईडीटीए उसमें पड़ा है, जो एक्स्ट्रा डाल दिया गया है, एक्सेस डाल दिया गया है, अब जी उसको मैम। दोबारा टाइट्रेट करते हैं। किससे करते हैं, ब्यूरेट में फिर से जिंक डाल देते हैं, जी ठीक है। मैम। तो जिंक जब ऊपर से आता है और फिर नीचे वाले ईडीटीए से रिएक्शन करता है, एक जगह पे कलर चेंज होगा, तो वहीं एंड पॉइंट होगा। तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे कि इतना बचा हुआ ईडीटीए था, जिंक ऊपर से आने वाले जिंक की मात्रा से ब्यूरेट में जो खर्च हुई, तो बचे हुए ईडीटीए की मात्रा से आप पहले वाले ईडीटीए की मात्रा को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो एक अमाउंट निकलेगा ईडीटीए का कि कितना ईडीटीए मैग्नीज ने यूज किया था। जी मैम। तो बस इस तरह से आप पहले के मैग्नीज और ईडीटीए के कॉम्प्लेक्स को निकाल के मैग्नीज की मात्रा क्वांटिफाई कर लेंगे। पता नहीं आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, मैं प्रयास तो कर रही हूँ, ठीक है, समझे? जी मैम। ठीक है जी। आप बताइए आलोक जी। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। आलोक, आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसी और को कुछ पूछना है? नितिन फोगाट जी, आप बोलिए। नितिन बोलिए। नितिन, हाँ जी। बेटा आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, थोड़ा तेज बोले। आवाज हमें नहीं आ रही है। तो मैसेज कर दो। अच्छा, क्या मैसेज है आपका? समझ में आ गया, महेंद्र पटेल, अभिनव जी। मैम 2021 एम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सिलेबस चेंज है क्या मैम? 2021 से तो चेंज है नहीं, 21 वाला ही है। तो ये 21 में तो बदल के आया था, ये 22 से भी स्टार्ट हुआ, 21 में आ गया था ये। मैं तो कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ मैम, मैं सिर्फ पीडीएफ पढ़ रहा हूँ बस। पाटिल क्लासेस ऑफ फार्मेसी से वो मैम मुझे पाटिल क्लासेस ऑफ फार्मेसी से जहाँ पे मैं एडमिशन लिया ना, जी जी जी, उधर से, हाँ उधर से मुझे पीडीएफ भेज दिए फर्स्ट ईयर का, बस वही पढ़ रहा हूँ, सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ और आपसे मतलब लाइव लेक्चर ले रहा हूँ, वही समझ रहा हूँ और बाकी तो मतलब आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं ना? इस क्लास से आपका फायदा हो, बस यही मोटिव है फार्मेसी का। तो मैम ये मतलब ऐसा, ठीक है आप पहले बोल लीजिए। नहीं, मेरा हो गया, आप बताएं, आपको और कोई डाउट है, क्वेश्चन है? नहीं मैम, क्वेश्चन से कुछ नहीं डाउट है, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं वीडियो ना दोबारा देखता हूँ। तो आपको समझ में आता है ना? हाँ मैं दोबारा देखता हूँ वीडियो, जैसा मुझे क्या है अभी ठीक है, जो नहीं समझ में आता है फिर मैं क्वेश्चन सुन लूं। मैं समझ रही हूँ, आप समझ ले रहे हैं, रिपीट करके मैं और सबके क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी, अभी बताएं, किसी को और पूछना है? वो बच्ची जो कह रही थी वो लिख के देगी, क्या क्वेश्चन है आपका चैट करके। मैम जो पीडीएफ है वो लोड नहीं होता है,
क्वेश्चन उसमें पैसा पेट का ऑप्शन आता है। ओके, इतना सफिशिएंट है ना मैम? महेंद्र पटेल जी, सफिशिएंट है। अगर आप कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती है, EDTA क्या होते हैं, चिल्लेट क्या होते हैं, मास्किंग एजेंट क्या होते हैं, डीमास्किंग एजेंट क्या होते हैं, और क्या कहते हैं टाइट्रेशन के टाइप क्या होते हैं, बैक टाइट्रेशन जिसमें सबसे ज्यादा पूछी जाती है, और आपका मेटालिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो ये सब कुछ आपका इसमें मैंने बहुत शॉर्ट किया है। और कुछ लोग कह रहे हैं कोई बुक नहीं लिया हूं। हाँ, ये इतना सफिशिएंट है। आप बुक नहीं भी लेंगे, आप इसे पढ़ेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं है। और किसी को कुछ पूछना है? विनोद चौहान जी, बताएं। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। कह मैम मास्किंग डीमास्किंग एक बार शॉर्ट में थोड़ा सा बता दीजिए, लेंदी करके थोड़ा। अच्छा नहीं मैम, लेंदी करेंगे मैम तो समझ में नहीं आएगा। लेंदी करके क्या समझाएंगे? समझा रहे तो फिर सही से समझा दीजिए। ठीक है। अच्छा, उस दिन भी समझाया था मैंने। हाँ मैम, समझ में तो आ गया है। और मैं ना सोचता हूँ कि ऑफलाइन आपसे ऑफलाइन पढ़ लूं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा दूर हूँ इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जी, आप लोग अपनी तरफ से म्यूट कर दीजिए तो मैं बताती हूँ, हाँ? क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी, वो वीडियो फिर क्लियर नहीं बन पाएगा। देखो मैं फिर से शुरू करती हूँ यहाँ से, है ना?